अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ये है लाहौर में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम लाहौर की तारीख़, लाहौर की सकाफ़त और लाहौर के विरसे से ताल्लुक़ रखता है। इस प्रोग्राम में हम रिपोर्ट्स भी दिखाते रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात और ऐसी जगहें जो इंटेंजिबल और टेंजिबल कल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं वो आपको दिखाते भी हैं, उनके बारे में रिपोर्ट्स भी बताते हैं और कमेंट्स भी, माहिरीन का तजिया भी, आरा भी इसमें शामिल होती हैं। पिछले दिनों इस प्रोग्राम में हमने जो आपको दिखाया वो था चौक वज़ीर ख़ान। चौक वज़ीर ख़ान दिखा दिया तो चौक मस्जिद वज़ीर ख़ान कैसे रह सकता था। इतनी बड़ी इमारत, इतनी आली शान इमारत, इतनी तारीख़ी इमारत और इतनी खूबसूरत इमारत शायद बर्रे सग़ीर पाको हिंदी नहीं पूरी दुनिया में इस कदर खूबसूरत इमारत नज़र नहीं आती। ये मेरी राय नहीं है, ये आज के मौरख़ीन की राय नहीं है, ये पूरी दुनिया के मौरख़ीन जिन्होंने भी मस्जिद वज़ीर ख़ान देखी उसके बारे में यही कहते हैं कि इससे खूबसूरत मस्जिद कोई और अभी तक नज़र नहीं। वैसे तो अल्लाह का घर हर जगह खूबसूरत है जहाँ भी बनाया जाता है, लेकिन इस पर जो मेहनत हुई उसकी मिसाल नज़र नहीं आती। फ्रेस्को ऑर्नामेंटेशन को देखें, कैलीग्राफी को देखें, विजुअल आर्ट्स दूसरे पैटर्न जो बने ज्योमेट्रिकल उनको देखें, सब काबिल दीद हैं और ऐसे नज़ारा पेश करते हैं कि बंदा देखता रह जाता है। आज इस मस्जिद पर बात करने के लिए और इस मस्जिद की तारीख़ी हैसियत और इस मस्जिद के इर्द गिर्द और इस मस्जिद के अंदर वाक़यात जो पेश आए उसके बारे में हमें बताते हैं राव जावेद इकबाल। राव साहब ने इसको भी पूरी तरह स्टडी किया जिस तरह माजी में हम प्रोग्राम्स में उनकी आरा शामिल करते हैं, इस बार भी है। और राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? और आज बड़ी तारीख़ी जगह पे हैं आज। जी बिल्कुल, आज हम एक लाहौर की एक शान, लाहौर की आन और तारीख़ी एतबार से एक अहम जो है वो इस्लामी मरकज़ में जो है वो हम मौजूद हैं। अच्छा सर बताइए इस इमारत के बारे में। ये इमारत ही नहीं, एक नमूना है आप फ़न का एक, उसके बारे में। जी बिल्कुल, हमने जिस तरह पिछले हफ्ते हमने चौक वज़ीर ख़ान पे बात की थी तो उस वक़्त इस मस्जिद की जगह और इस महल्ले की और आबादी के बारे में बात हम कर चुके हैं। ये जगह जो है जिस जगह हम खड़े हैं ये अकबर के दौर में जो महल्ले बने थे तो उनमें महल्ला रड़ा के इलाके में ये शामिल थी। और जो हमारे साथ बिल्कुल यहाँ मज़ार है हज़रत इसहाक़ गाज़रोनी रहमतुल्लाह अलैह का, ये तुगलक अहद के बुज़ुर्ग थे। और ये इस जगह पे जो हवेली थी, एक वो नादर ख़ान पठान की हवेली थी, उस जगह पे नवाब वज़ीर ख़ान ने 1634 ईस्वी में जब वो गवर्नर लाहौर थे उस वक़्त इस हवेली को ख़रीद के और ये मस्जिद जो है ये तामीर करवाई। नाज़रीन को थोड़ा ये भी बता दिए कि तुगलक अहद कौन सा था, ख़ानदान गुलामा से ताल्लुक़ रखता है। सल्तनत पीरियड जो है यानी मुग़लों से पहले भी मुसलमानों की हुकूमत थी और वो हुकूमत सुल्तान मोहम्मद गौरी के दौर से शुरू हो गई थी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने जिस वक्त 1021 में लाहौर को फ़तह किया तो बाकायदा तौर पे इस्लामी सल्तनत का जो है वो आगाज़ हुआ और फिर ख़ानदान गुलामा, फिर तुगलक, फिर लोदी और वे सारी जो हैं वो हुकूमतें आती रहीं, सल्तनत आती रही। उसके बाद जो है वो लोदी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, दौलत ख़ान लोदी के बाद जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने लाहौर 1526 में लाहौर को फ़तह किया और उसके बाद मुग़ल सल्तनत का जो है वो आगाज़ हुआ। तो उसके बाद बाबर तो यहाँ कुछ ज़्यादा इमारतें तामीर नहीं कर सके, ना उन्हें इतना वक़्त मिला कि वो इस शहर में कुछ ज़्यादा वक़्त दे पाते। लेकिन हुमायूं भी जो है वो शेर शाह सूरी का दौर आ गया और वो भी उतना प्रॉपर नहीं। अकबर के दौर से बाकायदा जो है इस शहर को जो इज़्ज़त तकरीम मिली और क्योंकि अकबर ने ही लाहौर को दारुल सल्तनत बना दिया था तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के जो उमरा थे वो तमाम इस शहर में आए और लाहौर की एक जो जिद्दत और एक नया सिलसिला शुरू हुआ आबादकारी का वो अकबर के दौर से ही शुरू हुआ। उसके बाद जहांगीर का दौर आया और जहांगीर के बाद जो है शाहजहां के दौर में लाहौर में जिस जगह अब भी हम खड़े हैं तो ये शाहजहानी दौर की जगह जो है ये मस्जिद शाहजहां के दौर में नवाब वज़ीर ख़ान ने बनानी शुरू की 1634 ईस्वी में ये बनी। और इस मस्जिद में जिस तरह से आप देखें कि दूसरी मसाजिद जिस तरह बादशाही मस्जिद बाद में बनी है, ये बादशाही मस्जिद से पहले वो बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में बनी, ये उससे पुरानी मस्जिद है। और ये ना सिर्फ एक मस्जिद ही थी बल्कि ये एक सकाफ़ती मरकज़ था मुसलमानों का। यहाँ ना सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं दी जाती, हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द हमारे जो हुजरे नज़र आ रहे हैं इनमें वो बच्चे रहते थे जो कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो तकरीबात जो मुख्तलिफ़ त्यौहारों के मौके पे या कोई इजलास मुनक़िद होते थे वो भी तमाम इसी मस्जिद के सहन में होते थे। हम मुख्तलिफ़ देखें कि ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस शुरू हुआ उसका भी मरकज़ यही था।
مختلف جو دینی پہلو جو تھے ان کا بھی آغاز تحریکوں کا یا اس طرح سے وہ اس مسجد سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا راؤ صاحب یہ تھوڑا بتائیے کہ جب مسجد نواب وزیر خان نے یہ مسجد بنوا دی تو شاہ جہاں کا پیریڈ تھا، اس کے بعد اورنگزیب کا پیریڈ آ گیا، تو اورنگزیب کے دور میں بھی یہ مسجد اسی طرح ہی خوبصورت رہی، بارونق رہی، اور جب لیٹر مغلز آ گئے یعنی بعد کے مغلز جو کمزور اور بنسبت زوال پذیری کی طرف مائل تھے مغل، وہ جب آ گئے تو اس وقت اس مسجد کی دیکھ بھال کم ہوتی چلی گئی۔ دیکھیں جی، اس مسجد کی ماشاءاللہ حیثیت جو ہے وہ شروع سے برقرار رہی۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یا سکھوں کے دور میں مساجد کے ساتھ بڑا جو ہے وہ برا سلوک کیا گیا۔ اس مسجد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جب بھی یہاں سے گزرتا تھا وہ اس مسجد میں آتا تھا، اور خاص طور پہ ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ وہ اپنا کچھ وقت اس مسجد کے جو ہمارے سامنے مینار ہے، وہ کتابوں میں ذکر ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے شہر کا نظارہ کرنا، اور کچھ بلکہ ایک واقعہ ہے کہ موراں سرکار کے ساتھ جو ان کی محبوب ترین بیوی تھی ان کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت اس مینار پہ جو ہمارے سامنے ہے وہاں وہ کچھ دیر رہے۔ تو اس کے بعد جب وہ گیا یہاں سے رنجیت سنگھ، تو جاتے ہی بیمار ہو گیا، تو اسے یہ محسوس ہوا کہ مجھے اتنی دیر اس جگہ پہ، یا ایک پاک جگہ ہے وہ مسجد تھی، تو مجھے جو ہے وہ نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا، اور اس بیماری کے بعد اس نے اس مسجد کی عزت و تکریم میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ اس مزار کے لیے اور مسجد کے لیے باقاعدہ عطیات جو ہیں وہ ان کے فرمان ابھی تک موجود ہیں، فقیر خانہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا راؤ صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جس طرح بادشاہی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کسی دور میں استبل کے دور پہ بھی استعمال کیا جاتا رہا، اس کے صحن میں گھوڑے باندھے گئے، اور مسجد مریم زمانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بارود وغیرہ بھی رکھا گیا، اور اس طرح کا اس مسجد کے حوالے سے ہمیں کوئی خاص اس طرح کی مثال نہیں ملتی جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس مسجد کو بھی ڈسیکریٹ کیا گیا یا اس کو خراب کیا گیا، مسجد کے علاوہ استعمال بھی کیا جی گیا۔ بالکل، جیسے ہم نے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس مسجد کے میناروں پہ کچھ دیر رنجیت سنگھ نے گزارے، اور انہوں نے دنیاوی نقطہ نظر سے جو ہے وہ نظارہ کیا شہر کا، یا اس کو اس پرپز کے لیے استعمال کیا دنیاوی لحاظ سے، تو اس کے بعد اسے جو اس کا احساس ہوا، اور اس نے اس مسجد کے ساتھ ایک اسپیشلی یہ محسوس کیا کہ اس نے غلط کیا ہے، تو اس کی بے حرمتی تصور کی گئی، اور اس کے بعد اس مسجد کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی حفاظت، اور اس میں جو مزار ہے حضرت اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے لیے ان کے عطیات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کا تقدس بھی قائم کیا اور اس کے لیے عطیات اور مدد بھی کرتے رہے۔ سکھوں کے بعد یہ مسجد انگریز دور میں داخل ہو جاتی ہے، تو انگریز دور میں کیا اس کے ساتھ؟ انگریز دور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کپلنگ جو ہیں، جو میو اسکول آف آرٹس کے پرنسپل تھے، تو انہوں نے 1889 اور 90 کی جو رپورٹ لکھی ہے جی کپلنگ نے، تو اس میں انہوں نے نہایت افسوس کا اظہار کیا اس رپورٹ میں، جو پنجاب حکومت کو انہوں نے ارسال کی، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک آرٹ کا ایک نمونہ ہے اور پورا ایک سکول ہے، تو اس کو جو ہے بچایا جائے۔ لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ اس عمارت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کو مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جو اس پہ جو کام ہے، اور اس پہ کاشی کاری کا کام، خاص طور پہ ہم کاشی کاری کا دیکھتے ہیں کہ کام یہ اصل میں فارس کا شہر تھا کاشان، تو اصل میں یہ کاشان سے جو ہے یہ کاشان کے لوگ جو ہنر کرتے تھے، ہنر کرتے تھے، وہی اسی کو کاشی کاری کا نام جو دیا گیا وہ کاشان شہر کے مطلب کی نسبت سے کاشی کاری کا نام۔ اچھا، یہ مسجد اب آ گئے 1947، فسادات کے وقت بھی یہ مسجد محفوظ رہی، اس پہ کوئی اس طرح کا واقعات نہیں آئے۔ 1947 کے بعد جو چوک وزیر خانہ ہے، جس کو آپ مجھے بتا رہے تھے، جلو خانہ بھی کہہ رہے تھے، کہ گیدرنگ پلیس بھی کہہ رہے تھے، اور اس کے اوپر پھر انکروچمنٹ شروع ہو گئے، یعنی جو انکروچمنٹ یا جو نقصان پہلے ہونا چاہیے تھا، جو تاریخی عمارتوں کے ساتھ ہوا تھا، وہ نہیں ہوا۔ اس وقت ہوا جب 1947 میں پاکستان بن چکا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ جگہیں جو ہے وہ گھیرے میں آنے لگیں عام لوگوں کے، کاروباری لوگوں کے۔ جی بالکل، جو اس مسجد کے جو اس کی ڈیوڑی ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی حجرے بنے ہوئے ہیں، ان میں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہاں کاتب بیٹھتے تھے، جلد ساز بیٹھتے تھے، خطاط جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی خطاطی کی مختلف خطوں میں، تو وہ سلسلہ پاکستان بننے کے بعد ختم ہو کے، اور یہاں پاکستان بننے کے بعد کپڑے کی مارکیٹ ان حجروں میں وہ قائم ہو گئی تھی، تو وہ جنرل اعظم کے دور میں جو ہے انہوں نے پھر یہ اعظم کلاتھ مارکیٹ جب ڈیولپ کی، تو وہ جو دکانیں تھیں کپڑے کی وہ یہاں سے
आज़म क्लास मार्केट में मुंतकिल हुई और ये जगह खाली कर ली गई। लेकिन उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म के जो लोग थे मुख्तलिफ कारोबार से मुतालिक, उन्होंने इन हुजरों में अपने कारोबार शुरू कर दिए, जो पिछले दिनों अब जब ये इसका रेनोवेशन का काम शुरू हुआ है तो उनको यहाँ से हटा दिया गया। क्या आप तवक्को करते हैं कि अब ये मस्जिद उसी तरह का फिर सामने खुल के सामने आ जाएगी और जो छुपी हुई थी दुकानों में ख़त्म हो जाएगी? हाँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो सियाह आते हैं इस मस्जिद की काशीकारी का, चीनी टाइलों का काम या इन चीज़ों से बड़े मुतासर होते हैं। वो हमारे जो है वो नए प्लाजे या जदीद लाहौर देखने नहीं आते, वो इन्हीं चीज़ों से मुतासर होके और वो यहाँ आते हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह से इस मस्जिद का हौज़ है, ये 100 मरबा फीट का पानी का हौज़ है। 2 कुएँ थे इस मस्जिद के, एक जो है उसको अब दोबारा बहाल किया जा रहा है जो ड्योढ़ी के सामने है, दूसरा जो है वो घरों में ख़त्म हो चुका है, आबादी में आ गया है। तो वो पानी यहाँ इस तालाब तक आता था। बेशक अब उस कुएँ के ज़रिए पानी तो नहीं आ रहा, लेकिन तालाब जो है वो मौजूद है और लोग उस तालाब में अभी भी पुराने तर्ज पे वुदू कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। दूसरा ये कि कुछ काम जो मुतासर हो गया उसकी बहाली का भी काम शुरू है, लेकिन ये एक ईरानी फ़न तामीर का एक लाहौर में जो है वो एक नादर नमूना है और दुनिया भर से लोग इस फ़न को देखने के लिए, जो कि हमारे मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है कि मुसलमानों की बनाई हुई ये चीज़ें जो है वो दुनिया भर से जो लोग देखने आते हैं। और हमारा जावेद साहब वक्त की किल्लत है और हमें ब्रेक पे जाना है, और आपकी बातें काफ़ी महसूस भी कर रही हैं, लुत्फ़ भी दे रही हैं, और नाजरीन के लिए तो काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जावेद साहब ने इस मस्जिद की टाइम लाइन बताई और इस जगह की भी ख़ास तौर पर कि तुगलक पीरियड में, यानी आज से 600-700 पहले से भी यह इलाका आबाद था और इस इलाके में आबादी अहमियत की हामिल थी। जब ये मैदान चिट्टा गेट या ये मैदान रड़ा के नाम से था तब भी, जलू खाना था तब भी, और जब मस्जिद बनी तो तब तो ये और ही ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया। ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वॉल सिटी और लाहौर अथॉरिटी के ओहदेदारान के साथ बात करेंगे कि वो किस तरीके से इस मस्जिद को बहाल कर रहे हैं और इस मस्जिद की खूबसूरती को फ़रोग दे रहे हैं। हमारे लिए वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तानिया कुरैशी, जो लाहौर के ऊपर एक कमांड रखती हैं लाहौर की तारीख़ के हवाले से और लाहौर की कल्चर के हवाले से, और इसके साथ साथ वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर भी हैं और हर वक्त किसी न किसी जस्तजू में लगी रहती हैं लाहौर के फ़रोग के हवाले से, लाहौर की तारीख़ के, लाहौर के सकाफ़त के फ़रोग के हवाले से। तो उनसे बात करते हैं। तानिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा तानिया, थोड़ा बताइए इस मस्जिद के हवाले से। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्लेस। एग्जैक्टली, अंदरून में या लाहौर में मेरा ख्याल है कि ये सबसे मुनफरिद चीज़ है, और जो भी आता है वो इसमें जितनी भी दफ़ा आए, जितनी मर्तबा भी आए, वो इसमें खोस आ जाता है। और बेसिकली ये वज़ीर ख़ान ने बनाई, शेख इल्मुद्दीन ने, जिसने वज़ीर ख़ान हमाम भी बनाया, जिसको हम शाही हमाम के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये दोनों मॉन्यूमेंट्स कहा यह जाता है हिस्ट्री में कि पैरेलल शुरू हुए थे समवेयर इन 1634, और इसको कमोबेश 5-6 साल लगे थे तकमील के लिए। और इसमें ये है कि जो वर्ल्ड क्लास चीज़ है इसके अंदर, जो इंटरनेशनल सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है, वो इसका फ्रेस्को वर्क और टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी है। वो है कि यहाँ पे इतनी मुनफरद कैलीग्राफी हुई हुई है, पर्शियन लिखी हुई है, अरेबिक वर्सेस हैं, कुरानिक वर्सेस हैं, और जितना इधर वैरायटी ऑफ फ्रेस्को वर्क है वो कहीं पे भी किसी और मॉन्यूमेंट में हमें नहीं मिलता। और इस मस्जिद की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि इसने वो सारा कुछ अभी तक रिटेन किया हुआ है। आप देखेंगे कि जितने भी इसकी दीवारें हैं या सीलिंग्स हैं, रूफ टॉप्स हैं, मिनरेट्स हैं, वो आपको वो दिल टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड। आप एक एक मोटिव को भी आप देखना शुरू करें तो उसकी एक एक अपनी अपनी दास्तान निकलती आती है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये जो मोटिव्स हैं और जो पेंटिंग्स हैं, ये डिपिक्शंस हैं किसी का ना किसी कुरानिक वर्स की या किसी ना किसी उस जमाने में हुई भी कोई शहजादे रवायत या वाक़े की हैं। एग्जैक्टली, यानी एक इंटरप्रिटेशन, विजुअल इंटरप्रिटेशन है एक तरह से। विजुअल इंटरप्रिटेशन, एग्जैक्टली। अच्छा, आप ये बताएं कि आप वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी बिल्कुल इसके इर्द गिर्द सारी ब्यूटिफिकेशन कर रहा है, रेस्टोरेशन वर्क कर रहा है, तो ये इस तक कब पहुँचेंगे और इस मस्जिद की जो चीज़ें होने वाली हैं वो कब शुरू होंगी? अभी तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि सबसे पहले इस मस्जिद को ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के इश्यूज थे, जैसे वाटर इनग्रेस का इशू था। यहाँ पे पानी की वजह से आप देखेंगे कि यह सीपेज शुरू हो गई, यहाँ पे फ्रेस्को वर्क ख़राब हो गया। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने सबसे जो पहला कदम लिया है वो ये है कि जो नॉर्दर्न वॉल है चिट्टा गेट से जो आगे कोतवाली को जाती है,
वजीर खान मस्जिद की, उसके ऊपर से हमने कमो बेश 73 इंक्रोचमेंट्स रिमूव की। उन जगहों को हमने खाली किया और उसके बाद आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने नॉर्वेजियन एम्बेसी की फंडिंग के साथ, उनकी हेल्प के साथ उस सारे को कंजर्व किया। जो असल ग्राउंड लेवल था, हमने एक रिटेनिंग वॉल बना के हुजरों को एक्सकवेट किया है। वहाँ पे 13 के करीब हुजरे थे, उनको ग्राउंड लेवल से मैच किया है, वहाँ पे उनको एक्सकवेट करके उनको कंजर्व किया है। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि नॉर्दर्न साइड पे हम एक प्रॉपर आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर जैसे पुराने वक्तों में था उस तरह इसको बनाया जाए। ओरिजिनली कहा यह भी जाता है कि इन हुजरों में जो यहाँ पे तालिब इल्म थे वो रिहाइश पजीर होते थे उस ज़माने में, लेकिन साथ साथ ये रवायात भी हैं कि इन हुजरों को कैलीग्राफी लर्निंग, कुरानिक लर्निंग और ख़ताती और इस तरह किताबत वगैरह के लिए, बाइंडिंग की यहाँ पे काम होता था, उसके लिए भी यूज़ किया जाता था। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इस जगह को हम उसी तरह से दोबारा रिवाइव करें और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना आए जिससे मॉस्क को डैमेज पहुंचे, कोई सीपेज का, सीवरेज का, कोई पानी का, कोई इस तरह की कोई डैमेजिंग चीज़ ना हो। अच्छा, साथ ही फिर हमने जो फ्रंट फसाड है मॉस्क का, जो पूरा चौक वजीर खान बनता है, वो यूएसए की फंडिंग की मदद से और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की मदद से हमने फ्रंट फसाड की कंजर्वेशन शुरू की है। आप देखेंगे कि वहाँ पे स्कैप फोल्डिंग लगी हुई है, डिगिंग हो रही है। अच्छा, वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सीन है, वो ये है कि ये सारा एरिया जो है ये पुराने वक्तों में कब्रिस्तान भी रहा हुआ है। तो जब हमने डिगिंग शुरू की है तो कुएं मिले हैं, हड्डियां भी मिली हैं, यानी मस्जिद से पहले तो कहा यह जाता है कि जो बाहर पीर सैयद साहब का मज़ार है वो इस मस्जिद से पहले का है, वो तकरीबन लोधी पीरियड का। एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि जी 7-8 हज़ार साल पुराना मज़ार है वो। तो विच मीन्स कि हमने ये रवायत देखी है कि आप मियाँ मीर चले जाएं, बीबी पाक दामन चले जाएं, दाता साहब चले जाएं या मियानी साहब चले जाएं, तो वो मज़ारों के साथ कब्रें होती हैं। तो वो इंडोर्स करती है ये चीज़ कि यहाँ पे कब्रिस्तान था। फिर जब हमने एक्सकवेशन शुरू की है अपने काम के लिए, तो वहाँ पे कब्रें भी निकली हैं, हड्डियाँ भी निकली हैं, कुएँ भी निकले हैं। अब प्रेजेंटली हमारी ये कोशिश है कि इसको सारे को एक्सकवेट करके एक स्टेप्स के साथ पूरा कोर्ट यार्ड डेवलप किया जाए, जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तस किया जाए, जैसे पुराने वक्तों में था। हुआ क्या कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो वजीर खान के जो फ्रंट फसाड के हुजरे हैं उनमें आके खरादिए बैठ गए, वहाँ पे काम शुरू हो गया ये वेल्डिंग का, सोल्डरिंग का, खरादिए का जो काम होता है, लोहारों वाला काम, लोहारों का। अच्छा, उससे ये हुआ कि जो फ्रंट फसाड था वो वीक होना शुरू हो गया। हमने फिर यही किया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने वो सारे जो इंक्रोचमेंट्स थी वो उनको रिमूव किया और अब हमने उस सारे को, अभी आप देखेंगे कि वो एक्सकवेट करके उसको अब हम वी आर इन प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग दैट प्लेस। इसका भी फिर बॉर्ड सिटी अथॉरिटी रीयूज प्लान निकालेगी कि जी अगर हम सामने एक कोर्ट यार्ड और सोशल स्पेस देते हैं लोगों के लिए, वो जलू खाना या जो बिल्कुल वो गैदरिंग एग्जैक्टली गैदरिंग प्लेस बन जाएगी। अच्छा, इस तरफ जो ये वॉल है, ये जो नॉर्दर्न वॉल जिसको आप कहते हैं, इसको भी रिटेन किया जा रहा है, ये तो हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्दर्न वॉल इज कंप्लीट। अच्छा, तो हाँ। अब इसका यूटिलाइज क्या होगा, इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? रजा, इसमें हम यही करेंगे कि जो 13 के करीब हुजरे वेकेट किए हैं हमने और जिनको हमने कंजर्व किया है, हम उनमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाजार डेवलप करेंगे। जो हमारी अंदरून की नवादरात हैं, जिस तरह कसेरा बाजार की चीज़ें हैं या किनारी बाजार की चीज़ें हैं, इस तरह के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करें। दुकानें हम आर्ट एंड क्राफ्ट की इस तरह नौयत की करेंगे जो कि मस्जिद को डैमेज ना करें और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हों, यानी मस्जिद की सैंक्टिटी को भी डैमेज ना करें। तो आगे फिर जो पुरानी कोतवाली का चौक है और उसके साथ दरवाजे गली जा रही है अंदर को, वो उसको भी आप रिटेन, उसको भी हमने बिल्कुल सारे को हम उसके ये प्रोसेस में। अच्छा, जब बताते हैं कि दरवाजे इस साइड पे भी थे, आउटर वो बिल्कुल बिल्कुल यस, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो वजीर खान का स्क्वायर है इसके 4 दरवाजे थे, इसके 4 एंट्रेंसेस थे, जिसमें से सिर्फ एक एंट्रेंस रह गई है जो कि चिट्टा गेट वाली एंट्रेंस है। चिट्टा गेट की तर्ज पे यहाँ पे 4 दरवाजे होते थे जिससे लोग इस स्क्वायर को एक्सेस करते थे। जिस वक्त वजीर खान ने, हकीम इल्मुद्दीन ने ये जगह मांगी थी ना शाहजहां से, उस वक्त ये सिटी का सेंटर था। अच्छा, एग्जैक्टली
तो ये सिटी का सेंटर एक्सेस होता था 4 मुख्तलिफ गेट से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब सिर्फ हमें चिटा गेट रह गया, बाकी सारे गेट गिर गए। तो क्या ये जो इस साइड वाला हिस्सा है, जो स्ट्रीट है या एडजॉइनिंग हाउसेज है, वो कुछ तो रिक्लेम किए जा रहे हैं, पता चला कि ये जो सामने वाले इनकी रेस्टोरेशन होगी, लेकिन क्या बाकी जो हिस्सा है साथ साथ एडजॉइनिंग वो उसको भी रिक्लेम किया जाएगा या नहीं रजा, हमारी ये कोशिश है कि देखें, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कई घर जो है ना वो बने हुए हैं मस्जिद की दीवार की टेक के ऊपर। उन्होंने मस्जिद की दीवार को अंदर ले लिया हुआ है ना, सेम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, वो सेम दीवार यूज कर रहे हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थ्रेटनिंग है टू द मॉस्क, सर्वाइवल के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, इंक्रोचमेंट्स जितनी भी हैं उनको हम रिमूव करेंगे। इंक्रोचमेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस है, बिकॉज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मॉस्क को, इसकी सैंक्टिटी को और अपने हेरिटेज को बचाना। तो प्रॉबेबली हम जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं दिल भी रिमूव और ये सारा हिस्सा क्लियर करेंगे। अच्छा तानिया, इस बार तो एक अच्छी खबर भी आपने अभी जो बताई कि किस तरीके से वज़ीर खान का बनाया हुआ शाही हमाम जो है इंटरनेशनली यूनेस्को ने उसे रिकग्नाइज किया है, तो ये मस्जिद भी तो उसी, क्या आप लोग जब ये करेंगे ये सारा, तो क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि यूनेस्को इसको भी उसी तरह रिकग्नाइज करेगा और अवार्ड्स देगा? बिल्कुल, हमारी इस मस्जिद के लिए ये भी ख्वाहिश है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे भी आए, और उसके साथ डेफिनेटली अवार्ड्स के लिए तो हम बिल्कुल ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन उससे बड़ी ख्वाहिश हमारी ये है कि दिस मॉस्क, जो कि आप देखें कि बेशतर ममालिक के आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, उसको इंटरनेशनल हेरिटेज साइट होना चाहिए। थैंक यू तानिया। जिस तरह नाजरीन बता रही तानिया है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वज़ीर खान के बनाए हुए शाही हमाम को मिली है, यूनेस्को का एक अवार्ड मिला है जो बड़ा प्रेस्टीजियस है। इसी तरीके से तवक्को ये की जा रही है कि जब ये मस्जिद भी रिस्टोर होगी और इसके इर्द गिर्द का इलाका भी साफ़ होगा और टूरिस्ट फ्रेंडली हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस वक्त इसे भी अवार्ड्स मिलेंगे। इस वक्त लेते हैं ब्रेक के बाद टूरिस्ट गाइड से भी मिल सकते हैं या फिर हमने कुछ सरप्राइज़ रखा आपके लिए, सरप्राइज़ पैकेज खोलेंगे। जब मैंने इस इमारत की जो है वो तारीख़ तामीर पूछी अक्ल से, गुफ्ताओ बेगू के बानी मस्जिद वज़ीर खान, तो उसने कहा कि कह दो कि इसका बानी वज़ीर खान है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जैसे बात कर रहे थे कि आपको एक सरप्राइज़ पैकेज देंगे, और सरप्राइज़ पैकेज ये है कि मस्जिद वज़ीर खान के अंदर जो मुख्तलिफ इबारतें लिखी हैं दीवारों पर, फ़ारसी में लिखी हैं, अरबी में आयात लिखी हैं, और इसके अलावा बहुत सारी तहरीरें हैं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं और फ्लोरल पैटर्न्स हैं उनकी भी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है मजहबी तरीके से या इस्लामी तरीके से भी। तो उस सिलसिले में बात करेंगे, और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशानुल हसन साहब। वो हमें बताएंगे कि जो फ़ारसी है यहाँ पे ज़ीशान साहब, वो किस किस्म की है और क्या क्या मानी निकलते हैं उस फ़ारसी के? यकीनन ये जब हम बात करते हैं तो हम मुगलिया एरा की बात करते हैं, और हम उस दौर की बात करते हैं जब नवाब वज़ीर खान साहब इस मस्जिद को तामीर करवा रहे थे। तो उस दौर में मौजूद जो क्लासिकल फ़ारसी का पैटर्न था और जो क्लासिकल फ़ारसी जिस तरीके से नज़्म व नसर में लिखी जा रही थी उसी को फॉलो किया गया यहाँ पर भी। और यहाँ हम देखते हैं कि जा बजा मुज़य्यन अबारात जो हैं वो पहल तो अरबी में और बाद अज़ां फ़ारसी में मौजूद हैं। और फ़ारसी अबारात की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ मस्जिद के बिल्कुल माथे वाली तरफ मोहम्मद अरबी के आबरूई हर दो सिरात, मोहम्मद अरबी के आबरूई, सामने जी बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, मोहम्मद अरबी के आबरूई हर दो सिरात, मोहम्मद अरबी जो दोनों जहानों की आबरू और इज़्ज़त हैं, किसी के खौफ के दरिश नीस, जो उनके दर की खाक नहीं है, खुद को उनके दर की खाक नहीं बनाता, खाक बर सरे उसके सर पर खुद खाक हो, यानी वो खाक में मिल जाए। यानी ये उस अकीदे से भी नज़दीक हो जाता है जो आज के दौर में हम जिसे बरेलवी हनफी सुन्नी अकीदा कहते हैं, कि यकीनी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वारफ्तगी में अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो उस समंदर से यकता कर लेना और उसमें मदगम हो जाना। अच्छा ज़ीशान साहब थोड़ा ये बताइए, ये तो एक है और बहुत सारी जगहों पे क्या क्या है? यकीनी तौर पर हम जब मस्जिद के फ्रंट साइड पर देखते हैं तो हमें ये इबारत मिलती है जो कि बड़ी खूबसूरत इबारत है, इन खौने के हास चुन फलक के मजहर फैज़। ये जो इमारत है, ये जो घर सा है, ये बिल्कुल फलक की तरह मजहर फैज़ है, यानी फैज़ को फैलाने वाला है।
दारत चु हरीम कौबे सर दर सर फैज़, ये हरीम काबा की तरह सारा फैज़ का फैज़ ही है। यानी चूँकि ये मस्जिद है तो ये फैज़ से सरशार है, भरपूर है। बर चेहरे अहले किबले इन दार बे मुराद, अहले किबला के लिए ये जो दरवाज़ा है बड़ा मोहतरम है, बामुराद दरवाज़ा है। ता हश्र कुशादे बाद हम चूम दर फैज़, और अल्लाह करे कि क़यामत तलक ये दर फैज़ की तरह, दरवाज़ा फैज़ की तरह जारी व सारी रहे। तो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे और जिस दर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता क़यामत सरशार रखे, वो हमेशा आबाद रहता है। जैसा कि अच्छा, इबारत में और भी एक मिसरा था और वो मस्जिद के बनने की या उसकी तारीख के हवाले से है, तो क्या मानी क्या निकलते हैं उससे? जी, उसके मानी कुछ यूँ निकलते हैं कि पुराने दौर में हरूफ अबजद कहा जाता था, यानी हर लफ्ज़ के एक वज़न के ऊपर उसके डिजिटल मानी, न्यूमेरिकल मानी निकलते थे। यानी अगर अलिफ है तो वो 11 के बराबर है। इसी तरह से उस दौर में एक शेर कह दिया जाता था जिसे हम बैत कहते हैं, यानी 2 मिसरे वाला एक शेर। उस शेर में अपना मतलब व मानी बयान करके मस्जिद का सने साल निकाल लिया जाता था, यानी हमें एग्जैक्ट ईयर पता चल जाता है। तो चूँकि उस दौर में हिजरी कमरी साल को फॉलो किया जाता था, तो वो बताता है साल तारीख़ बनाओ ये मस्जिद आली मुकाम, कि मस्जिद आली मकाम का अगर मैं साल तामीर बताऊँ तो अज़ खिरत जुस्तम बेगुफ्ता सजदा गाहे अहले फज़ल, कि जब मैंने अक़ल से पूछा तो अक़ल ने मुझे कहा कि ये अहले फज़ल की सजदा गाह है। तो इससे हमें निकाला हमने 1044 हिजरी कमरी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 1044 सने हिजरी कमरी जो है इसका निकलेगा, जो आज से लगभग 400 बरस पहले का जो है वो एरा निकल आएगा, 1634 समथिंग। तो इसी तरह से एक और है तारीख़ इन बनाई चुप पुरसीदम अज़ खिरत, जब मैंने इस इमारत की जो है वो तारीख़ तामीर पूछी अक़ल से, गुफ्ताओ बेगू के बानी मस्जिद वज़ीर ख़ान, तो उसने कहा कि कह दो कि इसका बानी वज़ीर ख़ान है। यानी इससे इस गलतफहमी की भी हमें जो है वो दूरी हो जाती है कि जो वज़ीर ख़ान के मुतल्लिक़ है कि आया कि ये मस्जिद यकीनी तौर पर वज़ीर ख़ान ने ही बनवाई थी या किसी और मर्दान अली साहब ने या अली मर्दान खान साहब ने बनाई। तो वज़ीर ख़ान साहब ही यकीनी तौर पर इस मस्जिद के तामीर कुनंदगान में थे। अच्छा जीशान साहब, आप ईरान में भी जाते रहते हैं और ईरान की इमारत भी देखते हैं, तारीख़ी इमारत ख़ास तौर पर, तो ये मस्जिद इसको ईरानी फ़न तामीर में कहाँ खड़ा देखते हैं? ईरानी फ़न तामीर में जब हम बात करते हैं, आपका सवाल यकीनी तौर पर नहायत दिलचस्पी का सबब है हमारे नाज़रीन और मुलाहिज़ीन के लिए। इस्फ़हान की जो हम जब कैलीग्राफिकल वर्क देखते हैं मसाजिद का, तो मुझे ये इस्फ़हान के कैलीग्राफिकल वर्क से नज़दीक नज़र आती है। और जैसा कि राव जावेद इकबाल साहब अक्सर बताते हैं कि काशान के काशीकारी के काम, काशीकारी आज भी जदीद फ़ारसी में ईरान के अंदर टाइल वर्किंग को कहते हैं। तो यहाँ का टाइल वर्क जो है वो खूबसूरती से अभी तक इस्तेमाल हो रहा है जदीद ईरान में, प्रेजेंटली ईरान में, क्योंकि वो अपनी कदरों से उसी तरह से मुतमस्सिक हैं और मुंसलिक हैं और आज तक उससे मुताल्लिक भी हैं। तो हमें इसमें सेंट्रल एशियन टच भी जा वजा नज़र आता है। और जैसा कि सादी का शेर भी है और मशहूर शवरा ने भी लिखा कि हुनर नज़द ईरानियान अस्त बस, जदीद फ़ारसी में भी कहा गया कि अगर हुनर आर्टिस्टिक वर्क कहीं पर है तो वो ईरानियों के बाद बिल्कुल ख़त्म है, यानी ईरानी। तो ये आप इस मस्जिद के बारे में कह सकते हैं कि ये ईरानी और मुग़ल फ़न तामीर का एक इम्तिज़ाज है? और यकीनी तौर पर रज़ा साहब, यकीनी तौर पर ये ईरानी और मुग़ल फ़न तामीर का एक हसीन इम्तिज़ाज है और यकीनी तौर पर इसे यूरोपियन मुस्तशरिकीन और यहाँ के अपने जो तमाम मौर्रिखीन, मुस्तनद मौर्रिखीन भी इसकी इस दलालत को यकीनी तौर पर उस पर सदाकत। अच्छा, आप के साथ आप चूँकि एक तरह से डिप्लोमेसी से ताल्लुक़ भी थोड़ा सा रहा आपका, तो आप ये बताइए कि जो ईरानियंस इस मस्जिद को विज़िट करते थे तो क्या तासुरात क्या देते थे, टूरिस्ट का क्या तासुर होता है? यकीनन ईरानियंस इस मस्जिद की खूबसूरती में खो जाते हैं और उनके लिए ये जानना बड़ा अहम हो जाता है कि हम जिन्हें मुगलिया कहते हैं उन्हें ये तैमूरियान कहते हैं। बड़ी खूबसूरती से नस्ल तैमूर कहते हैं। तो जब हम उन्हें बताते थे कि नस्ल तैमूरियान ने ये काम अपने दौर में सर अंजाम दिया, तो यकीनन इसकी दिल फरेबी का शिकार हो जाते थे। और बाद अज़ां शाही किले में जब जाना और जाते रहते हैं तो वो यकीनी तौर पर कहते हैं कि आहा, ये तो ईरान ही का एक पार्ट है। और मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि हमने 2 साल पहले ताजिकिस्तान वालों को सेंट्रल एशियन स्टेट से बुलाया, तो वो चूँकि रशियन कौम के भी नुमाइंदा थे और ताजिकिस्तान अहले फारस का भी हिस्सा रहा, तो वो यकीनी तौर पर दिल्ली दरवाजे से शाही किले तक इसके शहर में मुब्तला रहे और मस्जिद वज़ीर ख़ान की तो तारीफ़ के यानी कि फुल बांध के उन्होंने रखी।
थैंक यू जीशान साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आपको एक मैसेज है कि आप फीडबैक और फीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस है yhl@city42.tv। आपसे ये भी इल्तमास है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनको ज़रूर देखिए। ये हमारे आबाओ अजदाद की कदरें हैं, उनकी रवायतें हैं, उनके साथ अपने आप को अटैच कीजिए और सीखिए उस इंटेंजिबल हेरिटेज से। उन फ़ारसी की जो इबारतें हैं उनको पढ़िए, उनकी स्पिरिट पे जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। कौमें अपने माजी को बना कर ही अपना मुस्तकबिल और अपना हाल बेहतर बना सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।